नमस्कार, लर्निक्स होम साइंस में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। आपको याद होगा मैंने सबसे पहले आपको मॉडिफाइड सिलेबस होम साइंस का बताया था, बीए पार्ट 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। लेकिन कोविड-19 की वजह से अभी सब कोई भी चीज़ नई लागू नहीं हो रही है। हो सकता है नेक्स्ट सेशन में लागू हो या इस बार भी हो, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। लेकिन आज मैं आपके लिए क्लॉथिंग टेक्सटाइल के ब्रांच से एक टॉपिक लेके आई हूँ, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन टू टेक्सटाइल, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय एवं उसका वर्गीकरण। वस्त्र की बात करेंगे तो वस्त्र इतिहास की बात करेंगे, उसकी उत्पत्ति की बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है, मनुष्य को वस्त्र की आवश्यकता क्यों हुई? तो आदि मानव यानी जिस तरह से मानव का विकास हुआ, मानव की उत्पत्ति का विकास है, इतिहास है, उसी तरह से वस्त्र के विकास का भी इतिहास है और मानव के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मनुष्य को वस्त्र की आवश्यकता क्यों हुई, प्रश्न पर यही है, उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी। वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही वस्त्र को धारण करते थे, मौसम से बचाव के लिए, और दूसरा जंगली जानवरों से बचाव, यानी दो ही चीज़ों से बचाव के लिए वो पहनते थे। वो फैशन, उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि वो इस विषय पर सोच सकें। तो दो ही मतलब कारण थे उनके वस्त्र पहनने के, एक तो सुरक्षा और दूसरा जंगली जानवर। अब उनके इतिहास की बात करेंगे, टेक्सटाइल के इतिहास की बात करेंगे। मानव के विकास की इतिहास उसी से जुड़ा हुआ है। तो उसको 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है नेकेड, नग्न अवस्था। दूसरा है हंटिंग, शिकार की अवस्था। तीसरा है फार्मिंग, खेत की अवस्था यानी खेती की अवस्था, कृषि की अवस्था। चौथा है सोशल स्टेज, सामाजिक अवस्था। 5वीं अवस्था है मॉडर्न स्टेज, आधुनिक अवस्था। ठीक है, ये 5 अवस्थाओं को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें टेक्सटाइल का इतिहास मालूम होगा। तो प्रथम अवस्था नेकेड स्टेज, ठीक है। इस अवस्था में मनुष्य की बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं थी कि वो बहुत कुछ सोच सके। बस यही सोचता था कि सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। ठीक, इसके लिए उन्होंने क्या किया, शरीर को ढकने के लिए पेड़ की पत्तियों, छालों और जो बेल लताएं थीं उनका ही इस्तेमाल किया। ठीक है। दूसरी अवस्था है हंटिंग स्टेज, शिकार की अवस्था। इस अवस्था में उनका बौद्धिक विकास पहले की अपेक्षा अधिक हो गया और अब वो शिकार करते थे और उन जानवरों की खालों को ओढ़ना शुरू किया। और उन्होंने ये देखा कि पत्तियों से वो असुरक्षित रहते थे, मतलब कहीं ना कहीं वो फट जाता था या फिर जानवर आके उसे खा लेते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जानवरों की खाल ज़्यादा सुरक्षित भी है, ज़्यादा मजबूत भी है। तो उन्होंने सर्दियों से बचने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए इसका प्रयोग शुरू कर दिया। इसके अलावा इसी युग में कह सकते हैं, इसी अवस्था में प्राकृतिक सामग्रियों से भी अपने ओढ़ने बिछाने का सामान बनाने लगे। नेक्स्ट स्टेज है फार्मिंग स्टेज, कृषि की अवस्था। इस अवस्था में मानव कृषि करने लगा और साथ ही साथ प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए उसकी कृषि का प्रारंभ भी इसी अवस्था में हुआ। 4th स्टेज है सोशल स्टेज, सामाजिक अवस्था। अब इस अवस्था में उसकी बौद्धिक क्षमता और अधिक विकसित हो गई और इस अवस्था में मनुष्य समझने लगा कि वह कैसे सबके साथ मिलकर समूह के साथ सुरक्षा में रह सकता है। और इसी अवस्था में मनुष्य का सामाजिक जीवन वर्गों में विभाजित हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसके अनुसार, इन वर्गों के अनुसार ही वस्त्र का निर्माण प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ रहन सहन के अनुसार भी, यानी राजा अलग वस्त्र पहनते थे, प्रजा अलग। ठीक है, तो रहन सहन के अनुसार भी वस्त्र का निर्धारण किया जाने लगा। सबसे पहले भारत, यूनान और मिस्र में इस वर्ग के अनुसार वस्त्रों का निर्माण प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट 5वां स्टेज है मॉडर्न स्टेज, ये लास्ट स्टेज है, आधुनिक अवस्था, जो इस समय चल रहा है। इस अवस्था को मशीनी युग भी कहा गया, या कह सकते हैं वस्त्र के निर्माण के विकास की चरम अवस्था भी कहा जा सकता है। ठीक है, इस अवस्था में संश्लेषित रेशों का निर्माण हुआ। मतलब अब वो हवा, पानी, ये प्राकृतिक तो ठीक है, लेकिन अब हवा, पानी यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के सम्मिश्रण से रेशों का निर्माण किया जाने लगा। जिससे क्या लाभ हुआ इस वस्त्र टेक्सटाइल के इतिहास में? ये सबसे स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। इसमें
संश्लेषित रेशों के आने से ये फ़ायदा हुआ कि जितने चाहे उतने रेशे, उतने वस्त्रों का निर्माण जितनी मात्रा में चाहे किया जा सकता है, और साथ ही साथ इससे धन की बचत, समय की बचत और श्रम की भी बचत होने लगी। इतिहास जानने के बाद एक प्रश्न आता है कि अब मीनिंग ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का क्या अर्थ है। ठीक है, तो टेक्सटाइल लैटिन भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग कपड़ों के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम रेशों से धागे और धागों से कपड़ा बनाया जाता है। इसमें जो प्रयुक्त धागे हैं प्राकृतिक, कृत्रिम, स्टेपल, फिलामेंट हो सकते हैं तथा उत्पादन की विधियां वीविंग, निटिंग, फेल्टिंग, ब्रेडिंग हो सकती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फाइबर, रेशा क्या है। अब रेशा यानी फाइबर, तो फाइबर वह घटक है जो किसी भी फैब्रिक के निर्माण में एक मूल तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी हम फैब्रिक, जो भी कपड़ा परिधान हमारा बना होता है, उसका जो मूल इकाई होती है, सूक्ष्मतम इकाई कह सकते हैं, वो फाइबर होती है। इन रेशों की लंबाई हमेशा उनकी चौड़ाई से कम 100 गुना अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल रेशे क्या हैं। वो नेचुरल या आर्टिफिशियल फाइबर जिनको बटकर धागों के रूप में परिवर्तित किया जा सके तथा उसके बाद इन धागों को वीविंग, नीटिंग, ब्रेडिंग इत्यादि विधियों से फैब्रिक का उत्पादन किया जा सके, उसे ही बोलते हैं टेक्सटाइल फाइबर। और इन फाइबर की लंबाई 5 mm से अधिक होनी चाहिए तथा इसमें फ्लैक्सिबिलिटी, चमक, मजबूती, लंबाई इत्यादि आवश्यक गुण उपलब्ध होने चाहिए। यानी ये सारे गुण होंगे, उसे ही टेक्सटाइल फाइबर बोलेंगे। फिर अब आता है व्हाट इज़ स्टेपल फाइबर। ठीक है, ऐसे फाइबर जो सीमित लंबाई के होते हैं उसे स्टेपल फाइबर कहते हैं, यानी छोटे। तो इसमें कॉटन के आते हैं, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये नहीं होते या 1.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा फिलामेंट जो होते हैं वो लंबे यानी कंटिन्यूस लेंथ, एक्सट्रीम लेंथ के फाइबर को फिलामेंट रेशा कहा जाता है, या किसी भी लंबाई के हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर के अंतर्गत सिल्क ही एक ऐसा फाइबर है जिसकी लंबाई 600 से 1500 मीटर होती है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, यानी कि जो टेक्सटाइल रेशे हैं उनका वर्गीकरण आपको देखना है। आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। रेशों का जो वर्गीकरण है वो यहाँ पे स्पष्ट है कि 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राकृतिक रेशे पढ़ते हैं। प्राकृतिक रेशों में भी 3 भाग हैं, वनस्पतिक रेशे, जांतव रेशे और खनिज रेशे। अब वनस्पति रेशे में आप देखिए क्या क्या आता है। जो आपके वनस्पति रेशे हैं वो हैं कपास, कॉटन, जूट, लिनन, कापोक, रैमी, हैम्प, सीशल, अबाका, सन, मनीला। ये सारे आपके वेज यानी कि वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक रेशों में जो जांतव रेशे हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला है सिल्क और दूसरा है वुल यानी रेशम और ऊन। और प्राकृतिक रेशे का जो तीसरा प्रकार है वो है खनिज रेशा, यानी जो सोना, चांदी, स्टील, एस्बेस्टस ये सारे ही आपके खनिज रेशों के अंतर्गत आते हैं। यानी प्राकृतिक रेशे 3 भागों में विभाजित हैं। सेकंड आपका कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रेशा, वो भी 2 भागों में विभाजित है। एक तो मैनमेड मानवकृत और दूसरा है सिंथेटिक यानी कि रासायनिक। मानवकृत 3 हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस और कुप्रामोनियम। बल्कि इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को रेयॉन भी बोलते हैं। ठीक है, मानवकृत रेशे रेयॉन, लेकिन रेयॉन की ये क्वालिटीज़ हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज पहले आया, फिर वो ज़्यादा महंगा पड़ता था इसलिए विस्कस, उसके बाद कुप्रामोनियम। ठीक, नेक्स्ट है आपका कृत्रिम में रासायनिक। पहला उसमें है नायलॉन, डेक्रॉन, ओरलॉन, टेरेनिल, एक्रोलॉन, डायनॉल, क्रिस्टलॉन, जेफ्रान, सारन और ग्लास फाइबर। ठीक है, ये आपके रासायनिक रेशे हुए।